अच्छा जी, चलें। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, वो कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी एट टाइम t सेकेंड आफ्टर लीविंग ओ इज गिवन एज ब्ला ब्ला ब्ला। आपको वेलोसिटी की इक्वेशन जो है उन्होंने दे दी हुई है। ठीक है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है व्हेन t इज इक्वल टू 2। बहुत ईजी है कि आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, वो बन जाएगा dv/dt विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू a। अब इसकी डिफरेंशिएशन जो है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स पता हो तो आप इसको डिफरेंशिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसको एक्सपैंड नहीं करोगे। ठीक है। तो पहले आपको एक्सपैंड करना है, उसके बाद आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले एक्सपैंड कर लेते हैं साइड पे। एक्सपेंशन में ये बन जाएगा 1/3 2t² -8t -3t +12, और उसके बाद 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/3t² बन जाएगा, -11/3t हो जाएगा, एंड +4। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी 2/3 t² की डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी 2t। फर्जीन या हादी कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा ताकि जल्दी कर सकें। -11/3। ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास बन गई है। उसने कहा था कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कर दें व्हेन t इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू 2 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें। ये 8/3 -11/3, तो आई थिंक ये डायरेक्टली a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ द मोशन। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपल जो है वो अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स में हमने फाइंड करना है, तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। वी की इक्वेशन को, वी की इक्वेशन आपको गिवन है 2/3 t² -11/3t +4। इसको इंटीग्रेट करें तो ये डिस्टेंस की इक्वेशन बन जाएगी 2/3 एज इट इज। मैं इंटीग्रेशन वाली पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, खुद ही लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ये 2/3 t³/3 बन जाएगा, -t²/2 हो जाएगा, +4t और +c। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और हम इंटीग्रेट करें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्पेशली डिस्टेंस के केस में तो ये बहुत ही जरूरी है। तो जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसके एक्स इंटरसेप्ट्स जो हैं वो क्या बनते हैं। क्योंकि अगर इसके कोई भी एक्स इंटरसेप्ट आपके इंटरवल में आ रहे होंगे, जो इस केस में 0 से 3 तक है, तो उसकी बेसिस पे आपका इंटीग्रल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये काइंडली चेक करना जो है वो बहुत जरूरी है। और एक्स इंटरसेप्ट आप कैसे चेक करते हैं? सिंपल अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं। उसके बाद उन एक्स इंटरसेप्ट को जो है वो आप कंपेयर कर लीजिएगा, तो वहां से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो जब मैंने इसको किया है तो मेरे इसके एक्स इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक 1.5 है और एक मेरे पास 4 बन रहा है। जो 4 है वो तो बिल्कुल ही आउटसाइड द इंटरवल है, उसकी तो पार्टिसिपेशन है नहीं। तो 1.5 आपके पास आ रहा है, विच मींस आप इस इक्वेशन के अंदर दो दफा सब्सटीट्यूशन करेंगे। एक दफा आप सब्सटीट्यूशन करेंगे 0 से 1.5 की, और एक दफा आप इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करेंगे 1.5 से 3 की।
और सिंस डिस्टेंस की बात है तो दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, उनके अंदर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में बना लेते हैं ताकि हम सब्सटीट्यूशन जल्दी से कर सकें। तो पहले हम t इज इक्वल टू 1.5 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, माइनस फिर t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर t इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस t इज इक्वल टू 1.5 सब्सटीट्यूट करेंगे। दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनका हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, विच मींस मॉडुलस यूज करेंगे, और एंड पे दोनों के जो आंसर्स बनेंगे उन दोनों आंसर्स को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले मैं कैलकुलेटर में बना लूं। तो ये बनता है 2/9 क्यूब माइनस 11/6 स्क्वायर प्लस 4x, और c तो अब आपका जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं 1.5 पे। 1.5 पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आ रहा है 2.625 माइनस 0, 0 पे 0 ही आ रहा है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 2.625। और जब आप इसके अंदर 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका 3 पे आंसर आ रहा है 1.5, और 1.5 पे आपका आंसर आ रहा है 2.625। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करके हाथ ही बताना क्या आंसर आ रहा है। 1.5 पे इसमें से माइनस करें तो आई थिंक 1.125, बट नेगेटिव ऑब्वियसली आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस है। जी। एंड पे इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल आपके पास 2.625 प्लस 1.125 ऐड करेंगे तो 3.75। 3.75 मीटर बन जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप जो है वो यही वाला है, जहां पर आपने इंटरसेप्ट चेक करने हैं, और इंटरसेप्ट चेक करके आपने अपना इंटरवल ब्रेक करना है। और इसकी भी लॉजिक हमने पहले डिस्कस की हुई है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का ग्राफ है तो वो नेगेटिव साइड पे जा सकता है। तो आप नेगेटिव का एरिया और पॉजिटिव का एरिया दोनों सेपरेटली फाइंड करके आप ऐड करते हो। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट मांगा होता तो फिर आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर आप डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर देते, क्योंकि वो फिर इंटीग्रेशन खुद ही हैंडल कर लेगा, जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है उनको सर ने सब्ट्रैक्ट ब्रेक करके क्यों किया था डिस्प्लेसमेंट ही इसको? बताएगा। क्योंकि इंटरसेप्ट आ रहे हैं ना, ग्राफ आपका क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, वो मतलब मैं कुछ कैसे ऐसा पता ग्राफ चला? है, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ग्राफ कट कर गया वहां पे। ओके। तो यूं का ग्राफ बन रहा है आपका, थोड़ा सा, थोड़ा सा रीजन पॉजिटिव पे, थोड़ा सा रीजन नेगेटिव पे। तो दोनों रीजन पे सेपरेटली निकाल के ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप ये डिटरमिन कर दें कि आपका पी जो है वो 0 पर रिटर्न करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब 0 पर रिटर्न करने का मतलब क्या है आपका, कि जो आपका डिस्टेंस है, शाजी भाई आ गए माशाल्लाह। अच्छा, 0 पे ओरिजिन पे रिटर्न करने का मतलब आपका ये है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होना चाहिए। अब कितने में 0 होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। हमने फाइंड किया कि हमारी पिछली जो इक्वेशन थी उसको एज इट इज कॉपी करके ले आता हूं नीचे। हमारे पास बेसिकली दो इंटरसेप्ट आए थे, एक 1.5 और एक 4। तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1.5 पे नीचे गया, और फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे दोबारा एक और इंटरसेप्ट आ रहा है। तो इन सारे इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये आपका फाइनल इंटरसेप्ट। तो अगर आप कहीं ओरिजिन पर पहुंचोगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड ओरिजिन होना चाहिए। अगर इस वैल्यू पे भी एक्सपेक्टेशन आपकी ओरिजिन की 0 नहीं आ रही तो दैट वुड मीन कि आप कभी ओरिजिन पे वापस पहुंचे ही नहीं। तो अपनी इक्वेशन को
अपनी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लें वेलोसिटी की इक्वेशन को फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 तक। ठीक है। इफ आंसर कम्स आउट टू 0 विच मीन्स कि आप रिटर्न कर गए। इफ आंसर इज ग्रेटर देन 0 तो विच मीन्स अभी तक आप वापस नहीं पहुंचे। ठीक है। तो इंटीग्रेट हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ था वेलोसिटी की इक्वेशन को। उससे हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन बनी थी विच वॉज 2/9 t³ -11/6 t² +4t। इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर दें 0 से 4 की। अब इसमें हादी हम ब्रेक क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि अब हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। रिटर्न टू 0 का मतलब ही है कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात है तब आपको इंटरवल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। बट जब आपकी बात जो है डिस्टेंस की आ जाए तब आपको इंटरवल ब्रेक करने की जरूरत है। तो इसके अंदर अगर हम 4 सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास बनता है 8/9 -t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास बनता है 0। हेंस आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 0 है। नॉट रिटर्न। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आदि, शाहजेब, फरजीन, और क्लियर? कैलकुलेशन स्किप करने से नंबर घटेंगे? यार 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें बिकॉज वो ऊपर दो वाली नंबर का है ना, तो उसमें इंटीग्रेटेड, अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज कर रहे हो ऊपर वाली तो दैट इज परफेक्टली फाइन। तुमने एक दफा इंटीग्रेट कर लिया, बार बार थोड़ी करोगे। ठीक। तो इसमें जो मेन मार्क है वही वो सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर निकालने का 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर कमेंट करने का मिल जाएगा। बस बात खत्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक ए है जिसका मास 2 kg है। मास 2 kg होने का मतलब है आपके पास जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का दैट इज कमिंग आउट टू बी 20 न्यूटन। ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं, क्या पता जरूरत पड़ी जाए। उसके बाद आपके पास एक पार्टिकल बी है। पार्टिकल बी का मास आपके पास 0.5 है और आपके पास वेट ऑफ बी जो है वो 5 न्यूटन है। वो भी ड्रॉ कर देते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। अच्छा, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग inclined at 15 डिग्री सेल्सियस, वो पता लग गया हमें। They are pulled across a horizontal surface with the acceleration of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो उनकी जो एक्सेलरेशन जिसे वो पुल कर रहे हैं दैट इज 1.2। सिंस दोनों कनेक्टेड हैं विद स्ट्रिंग विच मींस दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगी। ठीक है। उसके बाद उसको पुल करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की हुई है उन्होंने दैट इज 6 न्यूटन, वो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है, विच इज एक्टिंग एज 20 डिग्री सेल्सियस अबव द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ए। द स्ट्रिंग एंड द फोर्स अप्लाइड एट ए आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है। द कॉन्टैक्ट बिटवीन बी एंड द surface is smooth. Contact between A and the surface is rough, which means कि A के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगी और बी के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। तो ए के ऊपर फ्रिक्शन बना देते हैं, वो इस तरफ होगी। रिएक्शन फोर्स भी निकाल लेते हैं ए के ऊपर। उसके लिए हमें अपनी 6 न्यूटन्स को ब्रेक करना पड़ेगा एज टू फोर्सेस, 6
cos 20 which is acting in this direction, 6 sin 20 which is acting upwards। ठीक है, फ्रिक्शन आपकी वैसी बैकवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए रिएक्शन अपवर्ड है, +6 sin 20 बी अपवर्ड है और इक्वल्स टू वेट विच इज 20। तो हादी यहां से आर की क्या वैल्यू आ रही है? अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ ये मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी वर्किंग कर रहा हूँ ताकि अगर बाद में कहीं सेवनटीन जरूरत पॉइंट पड़े तो नाइन मैं फोर यूज कर सेवन सकूँ। 17.9। 947। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि ये सारी वर्किंग इसी पार्ट की हो, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या क्या सर वर्किंग लेकिन कर इसमें रहा हूँ पहले। फिक्शन तो मांगी भी नहीं है, तो हम क्यों निकालें नहीं नहीं, वैसे? वो मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो शायद अगले पार्ट में यूज करनी होगी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गिवन फोर्सेस से आपने कैसे कौन कौन सी फोर्सेस निकाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इस पार्ट में यूज हो रही है। अच्छा, तो अगर इस पार्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ सॉल्व करना है तो ये तो आई थिंक कॉमन सी बात है कि टेंशन आपकी बी के लिए आगे की तरफ ऐड कर रही होगी और ए के लिए पीछे की तरफ ऐड कर रही होगी। तो अगर टेंशन की वैल्यू ही निकालनी है तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी टी, क्या कहते हैं, विच इज गोइंग टू बी टी कॉस 15। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा विच इज टी साइन 15। ठीक है, ये आपके पास बन गई। तो आप डायरेक्ट जो है वो निकाल सकते हैं, उसने आपको दिया हुआ है कि वो एक्सेलरेशन उन्होंने मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर बैकवर्ड फोर्स कोई भी नहीं है, तो आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए लगा दें। फॉरवर्ड फोर्स आपकी टी कॉस 15 बन जाएगी, बैकवर्ड फोर्स आपके पास 0 है, मास आपका 0.5 है, एक्सेलरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 1.2। तो यहां से तो वो डायरेक्ट निकल आएगी, ए पार्ट का तो इशू नहीं है। तो 0.5 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई कॉस 15, 0.62। तो वो आपका इशू ही खत्म हो गया। ठीक है, तो उसका इतना मसला ही नहीं था। सारी वर्किंग जो है वो हमारी अगले पार्ट के लिए ही है जो हमने लेके जानी है, तो मैं अगले पार्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, फिर वो नीचे दोबारा बनानी पड़ेगी। ये लो। अच्छा, पहले ए पार्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें ताकि मैं उसको आंसर कर दूं, फिर उसके बाद आगे चल सकूं। जी, हादी भाई, शाजी भाई, कोई क्वेश्चन? नो सो ये सर। टी कॉस 15 माइनस डी लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं, T-0 लिखा हुआ है, ये 0 है। अच्छा, जीरो। ठीक। जी हादी भाई। नो बोला था सर। क्वेश्चन होना चाहिए था, एक क्वेश्चन सर होना चाहिए था कि नहीं था, सर आप, क्या चीज? नहीं क्वेश्चन था कोई। मैं ये तो कह रहा हूँ कि होना चाहिए था कि क्या होना चाहिए आप था? आप ये पूछ सकते थे सर कि ये टेंशन जो है ये यहां पर भी तो लग रही है, तो आपने T sin 15 को 5 न्यूटन के साथ क्यों नहीं कंपेयर किया? आपने इसको हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को क्यों कंपेयर किया, वर्टिकल वाले को क्यों नहीं किया? तो उसकी रीजन ये होती कि एक पहली बात तो ये कि आपकी टेंशन जो है वो सिर्फ बी के वेट से अफेक्टेड नहीं है, वो टेंशन जो है वो आपकी ए के वेट से भी अफेक्टेड है। तो जो एक्सेलरेशन है वो दोनों की कंबाइंड है, इसलिए हॉरिजॉन्टल यूज किया ताकि जो भी एक्सेलरेशन में ए का अफेक्ट था वो भी कवर हो जाए टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए। अगर आप इन दोनों को वर्टिकली यूज करते तो आपने इसमें दो चीजें कर देते कि एक तो आप ये कह रहे थे कि बी आपका मूव ही नहीं कर रहा, और दूसरा आप मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टिल कंसिडर करके कैलकुलेशन कर लेते। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ पर यूज केस नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल का यूज केस हो सकता है, इसीलिए हमने बी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए लगाया।
सर अगर ये हम क्वेश्चन जो वर्टिकल है मूव कर वो होना लेते हैं। चाहिए था। तो वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि आप वर्टिकल में कह रहे हो कि वो आपकी जो टेंशन है वो वेट को काउंटर कर रही है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही नहीं कर रहा। तो ये तो बात ही ठीक। गलत है, आपका ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ द सरफेस निकालना है बिटवीन ए एंड बिटवीन बी। ठीक है। तो उसके लिए आप दोबारा जो है वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए जो है वो आप कंसिडर कर लेंगे। तो रिएक्शन फोर्स जो है उसमें टेंशन का कंपोनेंट भी यूज होएगा। वो हमने यूज नहीं किया था, वो आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसको डिलीट कर दें, ये डिलीट हो गया। ठीक है। ए के ऊपर टेंशन का भी एक कंपोनेंट है, इसको इरेज करें और इसमें टेंशन का कंपोनेंट भी डालें। एक तो 6 sin 20 प्लस आर, ये हमने निकालनी थी। ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस हैं। डाउनवर्ड फोर्स में आपके पास कौन कौन सा आ रहा है? एक आपके पास वेट का कंपोनेंट है विच इज 20 न्यूटन, प्लस आपकी जो टेंशन है वो डाउनवर्ड्स होगी। अब आप ये भी कह सकते हैं सर वो टेंशन डाउनवर्ड्स कैसे है, टेंशन तो अपवर्ड्स आ रही है। बेटा वो बी के लिए टेंशन अपवर्ड आ रही है, जो ए है उसके लिए टेंशन बैकवर्ड्स लग रही है, तो उसका जो कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल वाला वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड नहीं बनेगा। तो ये भी चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। ठीक है। अब यहां से आप रिएक्शन फोर्स निकालें। सर ए के लिए हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते थे उसको, हम रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं, टेंशन को। हम रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं। रिएक्शन फोर्स के लिए तो वर्टिकल कंपोनेंट्स यूज ओके ओ, करते हैं। ओके ओके ओके, तो मिक्स हो हाँ। गया। तो टी की वैल्यू हम 0.621 निकाल चुके हैं, और -6 sin 20। अब आप निकालोगे तो आपके पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 20 प्लस 0.621 sin 15 -6 sin 20, 18.18 न्यूटन। ठीक है। और उसके बाद जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ए के लिए लगाएंगे, तो फिर वो लगेगा कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू एम ए। और ए के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? 6 cos 20 फॉरवर्ड फोर्स है। बैकवर्ड फोर्स कौन सी है? एक टेंशन cos 15 बैकवर्ड है, और फ्रिक्शन आपकी बैकवर्ड्स है विच इज म्यू टाइम्स 18.18, और आपका मास जो है वो है। अब बाकी सारी चीजों को आप यहीं रहने दें, म्यू 18.18 को उधर मूव कर देते हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं वो इस तरफ ले आते हैं। -2 × 1 अब इस पूरी चीज को आप कैलकुलेटर पे डालें। 6 cos 20 -0.621 × cos 15 -2 × 1.2, ये आ गया डिवाइडेड बाई 18.18। 0.145 जो है वो आपके पास बन गया म्यू की वैल्यू। और अगर किसी को ए पे टेंशन की अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये रोप थी, उसके लिए जो टेंशन है वो बैकवर्ड्स एक्ट कर रही थी, एंगल तो अभी भी 15 है। तो जब आप ए के लिए ब्रेक करोगे, ए का एक कंपोनेंट वर्टिकल होएगा टेंशन का, विच इज गोइंग टू बी T sin 15 डाउनवर्ड्स, और एक कंपोनेंट बैकवर्ड्स होएगा विच इज गोइंग टू बी T cos 15। ये ए के लिए। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। हाँ, आंसर जो है ना वो चेक करते रहना, मुझे नहीं पता आंसर का। सर वो 5 नहीं आएगा, 0.14 ही है। 0.14। 0.14 है बस।
वो असल में जीरो पॉइंट वन फोर मेरे की जीरो वैल्यू थ्री जीरो है पॉइंट ना, वन फोर तो वो नहीं जीरो नहीं, मेरा पॉइंट तो 0.145 ही आया है। से मेरा 0.14 हम्म, 0.14033 आया है। हो हो सकता है कोई तो उसके में कोई वैल्यू राउंडेड ऑफ ली हो, मैंने तो सारी एज इट इज डाली है कैलकुलेटर में। जो आपने कैलकुलेशन की है मैंने तो वही की खैर है चेक कर पूरी। लेना, चेक कर लेना बाद में, खैर इतने की इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और